सभी लोगों को नमस्कार। डॉक्टर राही मासूम रजा एक जाना माना नाम है। ज़्यादातर हम लोग इन्हें महाभारत सीरियल के राइटर, स्क्रिप्ट राइटर एंड डायलॉग राइटर के रूप में जानते हैं, या हमने इनका आधा गांव पढ़ा है, जिसमें कि इनको पुरस्कार भी मिला था। और इन्हीं का एक उपन्यास है कटरा बी आरज़ू। कटरा बी आरज़ू के लिए मुझे किसी ने कहा कि आप इस पर पढ़ करके या इस पर कुछ व्याख्यान दीजिए। चांस की बात है कि मैंने ये उपन्यास नहीं पढ़ा था, तो मैं नेट पर खोजने लगी। मुझे नेट पर ये उपन्यास भी नहीं मिला, तो इसकी एक PDF फाइल उन्होंने भेजी, और जब मैंने इस उपन्यास को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि नेट पर ये उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी सामग्री को मैं नेट पर डाल दूं। इस के तहत मैं आज कटरा बी आरज़ू, जो डॉक्टर राही मासूम रजा का उपन्यास है, उसके संदर्भ में कुछ परिचर्चा करके और आप लोगों को उससे अवगत कराती हूँ, ताकि कभी आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आपको नेट पर इसकी सामग्री उपलब्ध हो जाए। कटरा बी आरज़ू, जैसा कि मैंने बताया, कि डॉक्टर राही मासूम रजा जी का उपन्यास है। डॉक्टर राही मासूम रजा जी आंचलिक उपन्यासों को लिखने में मशहूर माने जाते हैं, और ये स्वयं इलाहाबाद के थे। इन्होंने इलाहाबाद के ही एक काल्पनिक कटरा मीर बुलाकी के अंदर रहने वाले लगभग 2000 वोटर्स के बीच के ताने बाने को अपने इस उपन्यास में कथानक के रूप में बुना है। इस उपन्यास के कथानक के देश काल को जो उन्होंने लिया है, वो 25 जून 1975 से लेकर के 21 मार्च 1977, जो इमरजेंसी काल था कांग्रेस का, उसके कुछ पहले से लेकर के और इमरजेंसी काल के कुछ बाद तक की घटनाओं का इन्होंने उसमें ज़िक्र किया है। जो पूरा उपन्यास है उसको इन्होंने कुछ नामकरण करते हुए बांटा है। सबसे पहले KBA फाइल, फिर कटरा मीर बुलाकी, फिर कटरा बी आरज़ू, फैसला, कटरा श्रीमती गांधी, गूंगी बस्ती के लोग, आकाशवाणी, दुख ज़माने में बहुत से हैं मोहब्बत के सिवा, मेरे पते से गैर को क्यों तेरा घर मिले, हम तोए बाबुल तोरे आंगन की चिड़ैया, सपनों का खंडहर, वरना हर कदम पे यहाँ घर था, और जीत की घड़ी। ये उन्होंने कथानक को बांटने के लिए जो नामकरण किया है, शीर्षक दिए हैं पूरे उपन्यास को, इतने शीर्षकों में उन्होंने क्रम से बांटा है। जो उपन्यास के मुख्य पात्र हैं, उन पात्रों में देश है। देश को उन्होंने इस देश के आम आदमी का प्रतीक माना है। बिल्लो है, जो उसकी पत्नी होगी, आशाराम है, और प्रेमा हैं, महनाज हैं, बाबूराम हैं, इतवारी बाबा हैं, शहनाज हैं, शमशू मियाँ हैं, पहलवान हैं, बदरुल हसन मास्टर हैं, जगदम्बा प्रसाद हैं, बटू है, अशफाकुल्ला खां हैं। ये सारे लोग इस उपन्यास के मुख्य पात्रों में हैं, जिनके आसपास कहानी घूमती है। सबसे पहले इसमें हम लेते हैं आशाराम और बाबूराम। आशाराम बाबूराम का पोता है। बाबूराम जो हैं वो प्योर कांग्रेसी हैं। अपने ज़माने में वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता की लड़ाई में 13 से 14 वर्ष तक जेल में रह करके उन्होंने बिताए हैं, और वो अशफाकुल्ला खां के साथ में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ा है। इनकी कहानी जो छोटी सी है, वो इनके दादाजी त्रिलोकी प्रसाद श्रीवास्तव थे, जो अंग्रेज़ों के यहाँ कार्यरत थे। फिर इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, जिसका नाम हरिमोहन था, जो कि बैरिस्टर बन करके लंदन से पढ़ करके आया।
पर लंदन से पढ़ करके आते ही वो कांग्रेसी हो गया और आज़ादी की लड़ाई में लड़ने लगा। उन पिता पुत्र में जो मतभेद पैदा हुए तो वो अपने परिवार के साथ यानी कि आशाराम के साथ में वो अपने पिता का यानी आशाराम के बाबा का घर छोड़ करके चले आए और वही जो उनकी विचारधारा थी वो आशाराम में वो बाबूराम में आई और बाबूराम जो है वो भी कांग्रेसी हो गए और स्वतंत्रता के संघर्ष में हिस्सा लेने लगे। आशाराम बाबूराम का पोता है। बाबूराम का जो बेटा था वो एक मैगज़ीन चलाता था और उसका जो नाम था वो था राजा राम बेकल और मैगज़ीन के अतिरिक्त वो कविताएं लिखते थे तो बेकल उनका उपनाम था। कलकत्ता में गए और वहाँ पे नक्सलियों और पुलिस में मुठभेड़ हो रहा था। पुलिस को किसी की बात सुननी नहीं थी। वो चिल्लाते रहे कि मैं तो साहित्यकार हूँ, मैं तो कवि हूँ, मेरा नाम बेकल है, मेरा नाम बेकल है। उन्हें लगा कि नक्सली भी बेकल होते हैं और उन्होंने गोली मार दी। और जब ये बात चर्चा में आनी हुई तो ये कह दिया गया कि नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ में वो मारे गए, जबकि वास्तविकता ये है कि उनको दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करके पुलिस ने सीधे गोली मार दी थी। तो लेकिन ये घटना बाबूराम को नहीं मालूम थी। उनको भी लगा कि उनका लड़का जो है वो पुलिस की मुठभेड़ में मार दिया गया, ये एक दुर्घटना के तहत हो गया। आशाराम जो है वो नए युग का लड़का है, इसलिए वो सोशलिस्ट है। वो कांग्रेस को नहीं मानता। उसको लगता है कि नेहरू जो है वो फासिस्ट है और जो सन 47 में बहुत शर्मनाक जो समझौता हुआ अंग्रेज़ों से, उसके बाद कांग्रेस वहीं से ख़त्म हो गई। ये बात बाबूराम को किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी कांग्रेस को कोई ये कहे कि कांग्रेस अच्छी नहीं है या कांग्रेस ख़त्म हो गई। जो आसाराम की माँ है रामदेई, वो दोनों के बीच में है, पर उसका पलड़ा ज़्यादातर अपने पुत्र की तरफ रहता है और अक्सर बाबा और पोते में बहस हो जाती है। एक दिन बहस इतनी ज़्यादा हुई कि आशाराम घर छोड़ करके चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक कथा और चल रही है जो पहलवान की है। पहलवान जो है वो शादीशुदा नहीं है और पहलवान का के लिए लोग कहते हैं, इनका नाम यूँ तो भोलेनाथ था। भोलेनाथ पहलवान जी गामा के बहुत बड़े भक्त थे और इनसे जब लोग कहते हैं कि तुम गामा की तस्वीर क्यों लगाए हो, तो वो कहते हैं कि गामा ने तो ये नहीं सोचा कि मैं किसी हिंदू को चेला ना बनाऊं, तो मुझे मुसलमान की तस्वीर लगाने में क्या दिक्कत है। और लोग कहते हैं कि इनके जो गुरुजी थे, उस लोग से ज़्यादा आसाराम कहते हैं कि ये अपने उस्ताद अब्दुल करीम की बेटी इस्मत बीबी से प्रेम करते थे, इसलिए इन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि उससे इनकी शादी हो नहीं सकती थी। लेकिन सारा कटरा जानता था कि देशराज के पिता भरत कुमार इनके बहुत अच्छे मित्र थे और देशराज की माता इनकी बहन, मुँह बोली बहन थी जो राखी बांधती थी। दोनों ही एक बार तजिए के लिए गए और उसी समय होली भी थी, तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया और दोनों ही मर गए। दोनों की मृत्यु के उपरांत देश के पालन पोषण की जिम्मेदारी इन पर आ गई। उसी तरीके से इनकी बहन के साथ भी कुछ घटना हुई और वो अपनी बेटी को लेकर के, जिसका नाम बिल्लो है, वो लेकर के इनके घर आ गई। तो इन दो जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने अपना विवाह नहीं किया और वो चाहते थे कि वो देश को पहलवान बनाए, पर देश का हमेशा मन जो है वो गाड़ियों में रमता था। इसलिए उसने जो है ये निश्चय किया कि वो शमसू मियाँ से मैकेनिक गिरी सीखेगा, क्योंकि शमसू मियाँ के पास अपनी एक मोटर गैराज थी, तो वो उनके यहाँ मैकेनिक गिरी सीखने लगा। और शमसू मियाँ के दो बेटियाँ हैं, शहनाज और महनाज। शहनाज की शादी वो कर चुके थे, अच्छी शादी उन्होंने की थी, परंतु दुर्भाग्यवश
वो विधवा हो जाती है और अपने 2 बेटियों के साथ वो यहाँ आकर के रहने लगती है। महनाज की शादी मास्टर बदर से होनी है, पर माफ़ कीजिएगा, महनाज की शादी वो कर चुके थे और वो दुर्भाग्यवश बेवा हो जाती है, तो उसकी 2 लड़कियों के साथ वो आकर के यहाँ मायके रहने लगती है। शहनाज की शादी मास्टर बदर के साथ होनी है, लेकिन मास्टर बदर को इस बात की चिंता है कि 300 साढ़े 300 लोगों को वलीमा की दावत देनी है, जिसका इंतज़ाम वो नहीं कर पाते हैं। तो कभी मैगज़ीन से कटिंग काट करके उसके पहेली को बुझाते हैं और पैसे जोड़ने का बंदोबस्त करते हैं। कभी वो बेचारे मुशायरे में जाते हैं, क्योंकि अच्छे उर्दू के जानकार हैं, तो मुशायरे में जाते हैं, बाकी टीचर हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनके पास इतना पैसा नहीं जमा हो पाता है कि वो अपनी शादी का वलीमा का खर्च उठा सकें। इसलिए उन दोनों की शादी इस वजह से हमेशा लटकी रह जाती है। देश इन दोनों को अपनी बहन की तरीके से मानता है और वो हर हालत में चाहता है कि महनाज भी सुखी रहे और शहनाज भी सुखी रहे। शहनाज को वो प्यार से अम्मा कहता है और इसी कारण से उन दोनों में अक्सर जो है वो नोक-झोंक होती रहती है। ये बिल्लो जो है, जो पहलवान के बहन की लड़की है, इसकी भी ज़िम्मेदारी इन पर है। बिल्लो को बचपन से ही ये सोच लिया जाता है कि बिल्लो की शादी देश के साथ कर दी जाएगी। दोनों अपने अपने बड़े होने पर शादी के सपने बुनते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अथाह प्रेम करते हैं। बिल्लो सोचती है कि मैं लॉन्ड्री चलाऊं, पहलवान उसका खिलाफत करते हैं, पर पहलवान की एक नहीं चलती, क्योंकि बिल्लो उस मोहल्ले की सबसे तेज़ तर्रार लड़ाका लड़की है। उसको लगता है कि अगर मैं अपना काम करती हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और अंत में वो यह मनवाने में सफल भी हो जाती है कि अपना काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, और वो लॉन्ड्री चलाने लगती है। लॉन्ड्री चलाते वक्त उसे पैसा बिल्कुल भी किसी का नहीं छोड़ती है, चाहे वो स्वयं उसके पति का पैसा हो या कि उसके मामा का पैसा हो, वो धुलने का और स्त्री का सबका पैसा वो वसूल करती है। क्यों वसूल करती है? क्योंकि उसे अपना एक छोटा सा घर बनाना है और उसकी इच्छा है कि जब उसका घर बन जाएगा तभी वो देश से शादी करेगी। और इस चक्कर में दोनों तिनका बटोरते हैं। कभी कभार पिक्चर उक्चर देखाते हैं, और देश को क्योंकि गाड़ियों का बहुत शौक़ है, इसलिए एक दिन वो इलाहाबाद में गाड़ी के कटआउट के सामने बिल्लो के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाता है, जिसे भविष्य में वो अपने बनाए हुए मकान के आंगन में लगा देता है। इस तरह से हंसी खुशी से चल रहा हुआ ये एक मोहल्ला है, जहाँ पर हिंदू मुसलमान प्रेम से रहते हैं। एक इसी में पात्र हैं इतवारी बाबा, जो भिखारी हैं, और वो जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर शमसुद्दीन के गैराज के आगे एक चबूतरा है, उस पर वो भीख मांगते रहते हैं, और उनको लगता है भीख मांगने से अच्छा कोई काम नहीं है। और क्योंकि उनकी इनकम टैक्स, हालांकि वो खुद पे करते हैं इनकम टैक्स, लेकिन उनकी कोई इनकम कहीं पर भी सरकार के आँखों के सामने से नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर भिखारियों की भी पर कैपिटा इनकम जोड़ ली जाए तो सरकार का जो बजट है या आर्थिक स्तर है वो अचानक से ऊंचा उठा हुआ पाया जाएगा। जो इसी में एक और पात्र हैं बटू और लैला। बटू लैला के प्रेमी हैं। लैला जो पात्र हैं खुर्शीद आलम, इनकी साली हैं, और बटू इनके प्रेमी हैं। दोनों स्वच्छंद प्रेम पर अधिक विश्वास करते हैं। यद्यप बटू CID में है, परंतु लोगों के जानकार में वो एक चित्रकार है। और इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए जस्टिस जे सिन्हा हैं, जो कि फैसला सुनाएंगे राजनारायण और इंदिरा गांधी के केस का। इसी में अशफाकुल्ला खां हैं, जो थानेदार हैं, और आगे चल कर के ये झूठा केस बनाएंगे। इसी में खुर्शीद आलम खां हैं, जो वहाँ के DIG हैं। ये भी झूठे केस में को बनाने में बहुत मदद करेंगे, या यूँ कहिए कि इस सरकार से
इनाम पाने के लालच में सारा झूठा केस बनाया जाएगा। इसी में जगदम्बा प्रसाद हैं जो कि हुक्म के गुलाम हैं, हवलदार हैं और यहाँ की मुखबिरी करते हैं। अब अगर कथानक के तौर पे देखा जाए तो कटरा भी आरजू, जहाँ तक जैसे कि मैंने बताया कि कटरा मीर बुलाकी में रहने वाले लोगों की कथा है। कटरा मीर बुलाकी इलाहाबाद का एक स्थान है जिसमें पात्रों के परिचय के संदर्भ में मैंने बताया था कि मास्टर बदर इस कटरा मीर बुलाकी को कटरा बी आरजू, जब उनकी शादी तय होती है तो वो वहीं पर नीचे एक पेन चौक से लिख देते हैं कटरा बी आरजू, क्योंकि उनको लगता है कि कटरा में लोगों के पास आरजुओं के सिवा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो उसका नाम कटरा भी आरजू लिख देते हैं। वहाँ से एक पत्रकार गुजरता है, उसको लगता है कि अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा नाम है, और वो उस पर एक लेख लिखता है। लेख संपादक को देता है, संपादक उस लेख को छापता है और कहता है कि ये तो बड़ा अच्छा नाम है, इस पर क्यों ना सीरियल बनाया जाए। तो सीरियल के लिए वो जिम्मेदारी सौंप देता है पत्रकार को। पत्रकार बार बार आने जाने लगते हैं उस मोहल्ले में और लोगों को लगता है कि इंदिरा गांधी का तख्ता पलटने के लिए कोई साजिश हो रही है और उस साजिश का नाम कटरा बी आरजू रखा गया है। और इस तरीके से एक केबीए फाइल बना दी जाती है। उस जगदम्बिका प्रसाद के कहने पर एक केबीए फाइल बनती है जिसको कि आगे चल कर के जो अशफाकुल्ला खां हैं उसमें अपनी पूरी तकरीर पेश करते हैं। फिर वो फाइल डीएम के पास जाती है, खुर्शीद आलम खां के पास, फिर खुर्शीद आलम खां उसको लखनऊ भेज देते हैं। लखनऊ से वो फाइल इंदिरा गांधी भवन तक, इंदिरा गांधी के घर तक यानी एक सफदरगंज तक जाती है। वहाँ से अशफाकुल्ला खां को खुर्शीद आलम खां को बुलाया जाता है कि आप आएँ और इसके बारे में पूरी तहकीकात करके हमें दें। अब क्योंकि वो एक सफदरगंज से फाइल दी गई है, इसलिए खुर्शीद आलम खां को अपनी तहकीकात में ये तो साबित करना ही है कि कटरा बी आरजू नामक कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र के अंतर्गत सरकार के तख्ता पलटने का कार्य किया जा रहा है। तो वो पूरे केस उस षड्यंत्र के अंतर्गत वो देश को रेडियो स्टेशन बुलाया जाता है। देश जो शमसू मियां के यहाँ कार्य कर रहा है उसका चरित्र बहुत पुष्ट है, वो ईमानदार है, बहुत ही मेहनती है। इसलिए जब महनाज और शहनाज और उनके बच्चों का खर्चा सारा कुछ शमसू मियां पर आ गया तो वो कांग्रेस के नुमाइंदे बनने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देश को ये लगता था कि नहीं, बिकना नहीं, ये तो बिकने की बात हो गई, और वो उस रात वहाँ डिनर से उठ करके चला आया और वो वहाँ पर नहीं बिका, जबकि शमसू मियां बिक गए। इनकी बेटी जो महनाज है उसकी शादी उसके पिता की उम्र के एक व्यक्ति से कर दी जाती है, जो जोखन मियां जिनका नाम है। जोखन मियां के घर जाते ही जो महनाज हैं उनके रंग ढंग बदल जाते हैं और वो कांग्रेस के नसबंदी प्रचार की मुख्य प्रचारक हो जाती हैं और जगह जगह पर वो अपना नकाब उतार देती हैं, मैचिंग साड़ी, मैचिंग चप्पल, मैचिंग बिंदी लगाकर वो जगह जगह पर कांग्रेस का प्रचार करने लगती हैं। वो एक जगह तकरीर में कहीं पर संजय गांधी ये कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर तो महनाज भी हो सकती है, और उसी के बाद ये लगता है लोगों को कि महनाज का रुतबा कांग्रेस में बहुत ज़्यादा है, और अचानक से महनाज कांग्रेस के यूथ लोगों की अध्यक्ष हो जाती हैं, लीडर हो जाती हैं, और बहुत सारे यूथ को उसमें शामिल भी करती हैं। बहुत से लोगों के दंड फंद के काम वो कराने लगती हैं। वो अचानक से एक नेता के रूप में उभर आती हैं जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका कोई नैतिक चरित्र नहीं है। इनके पति जोखन भी उस कार्य में पूरा सहयोग देते हैं और वो उनको भी इस बात
से कोई फिक्र नहीं है कि किसका नैतिक चरित्र, क्योंकि उनका खुद भी कोई नैतिक चरित्र नहीं था। और इसी प्रकार से एक पात्र इसमें और है प्रेमा। प्रेमा जो कि पढ़ाई के समय आशाराम की संगिनी थी और वो कांग्रेसी थी और आशाराम सोशलिस्ट थे, इसलिए दोनों के बीच में मतभेद, राजनैतिक मतभेद उत्पन्न होता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो न्यूज़ रीडर हो जाती है, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है, वो भी कांग्रेस की अंधभक्त है तब तक, जब तक कि देश आगे चल कर के गिरफ्तार नहीं होता है। लेकिन षड्यंत्र के तहत जब देश को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे ये लगता है कि नहीं, कांग्रेस के विषय में जो उसके विचार थे वो शायद गलत थे, जो आशाराम के विचार थे वो सही थे। लेकिन तब तक आशाराम जो कलकत्ते में एक यूसुफ खान के नाम से अपने आप को पकड़वाया था बगैर टिकट, ताकि जेल में वो आसानी से रह सके, उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो पोल खुल जाए, और वो जो है अपनी बात सारी जा कर के वहाँ पे जो जेलर है उसको बता देता है और ये स्वीकार कर लेता है कि अब से वो कांग्रेसी हो जाएगा। एक प्रकार से वो कांग्रेस का नुमाइंदा हो जाता है। यानी जो दीवार पहले सोशलिस्ट और कांग्रेसी के रूप में प्रेमा और आशाराम के बीच में थी, बस कांग्रेस की तरफ प्रेमा थी और सोशलिस्ट की तरफ आशाराम थे, वो दीवार तो वहीं रह गई। इस देशराज की घटना के बाद आशाराम कांग्रेस की तरफ आ गए और प्रेमा जो है वो सोशलिस्ट की तरफ चली गई। इसमें इसी तरीके से घटनाक्रम बढ़ता है। शमसू मियाँ के बिकने के बाद में देशराज को लगता है कि उसे उस गैरेज में काम नहीं करना चाहिए, तो उसे बाबूराम को बहुत दया आ जाती है। वो इंदिरा गांधी को ख़त लिखते हैं। इंदिरा गांधी उनकी क्योंकि गोद में खेली थी, तो वो उनकी बात मानते हुए उसे बैंक से लोन दिलवा देती हैं और वो इंदिरा गैरेज के नाम से एक अपना गैरेज चलाने लगता है। दोनों धीरे धीरे देश और बिल्लो पैसा बटोरते हैं, एक छोटा सा घर बना लेते हैं, उनकी शादी हो जाती है। दोनों को ये ख्वाहिश है एक छोटा सा बच्चा हो। देश का मन होता है एक लड़की हो, बिल्लो का मन होता है एक लड़का हो, लेकिन भविष्य के गर्भ में है कि दोनों में अभी होना क्या है। इसके पहले रेडियो स्टेशन से बुलावा आ जाता है, क्योंकि कटरा मीर बुलाकी बार बार गवर्नमेंट के निगाह में आ रहा था, इसलिए महनाज सोचती है कि क्यों ना कटरा मीर बुलाकी वालों से रेडियो पर यह बार बार ऐलान कराया जाए कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई है वो सही है। देश वहाँ जाता है, वो प्रेमा को पहचान जाता है और वो प्रेमा से आशाराम की बात करता है। धोखे से वहाँ पर जो DIG बैठे हैं खुर्शीद आलम खां, वो उसको गिरफ़्तार कर लेते हैं और वहाँ से एक गुमनाम जगह पर बंगले पर ले जाते हैं, जहाँ उसके प्रति उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसको पानी नहीं पीने को देते हैं, उसके गुप्तांगों में मिर्ची भर देते हैं और भी अनेक अनेक अमानवीय प्रताड़नाएँ उसे इस प्रकार दी जाती हैं कि वो अंत में पागल हो जाता है और अपाहिज हो जाता है। फिर उनको लगता है कि अब तो ये पागल और अपाहिज हो गया है, तो एक दिन वो ला करके उसे कटरा में फेंक जाते हैं। तब तक बिल्लो को एक बच्ची हो चुकी होती है और लोग इस बाबूराम भी इंदिरा गांधी को ख़त लिखते हैं कि किसी तरह देश का पता करवाया जाए। बेचारी बिल्लो भी ख़त लिखवाती है, लेकिन अब भला जबकि उसको ये साबित करवाना है गवर्नमेंट को कि वो देश विरोधी या यूँ कहिए कि सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो भला उसका पता कौन लगाए। और प्रेमा को ये बात मालूम है कि इसे पुलिस पकड़ करके ले गई थी और इसकी हड्डियां जो तोड़ी गई हैं या इस पागलपन की अवस्था तक पहुंचाने का कार्य पुलिस ने किया है। प्रेमा बार बार अंतर्मन में कुढ़ती रहती है कि ये मैंने क्या किया, मेरी वजह से देश गिरफ्तार हो गया है। और वो एक दिन अपने अंतर्द्वंद के चलते रेडियो पर ये अनाउंस कर देती है कि जो देश गायब हुआ था वो देश
पुलिस की प्रताड़ना से उसके हाथ पैर टूट चुके हैं और वो कटरा मीर बुलाकी में पाया गया है, पागल अवस्था में पाया गया है। वहीं से प्रेमा की गिरफ्तारी हो जाती है, उसे सरकार विरोधी मान लिया जाता है और अब वो जो सारी प्रताड़नाएं देश के साथ शारीरिक रूप में हुई थी, वही शारीरिक प्रताड़नाएं प्रेमा के साथ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि प्रेमा सुंदर है, क्योंकि पढ़ी लिखी है, इसलिए प्रत्येक सरकारी इंसान की नज़र बद नज़र उस पर है और वो प्रत्येक सरकारी इंसान के उस बद नज़र का शिकार होती है। अंत में जब वो किसी कार्य लायक नहीं रहती है तो उसको उठा करके जेल की एक कोठरी में फेंक दिया जाता है, जहाँ एक कोढ़िन और बहुत सारी कैदियाँ और एक ऐसी महिला रहती है जो लेस्बियन थी और जिसने अपनी किसी महिला मित्र की हत्या की थी। वो उसी कैडर में बंद थी, उसी कोठरी में बंद थी और वो रोज़ प्रेमा के साथ वो दुर्व्यवहार करती थी। एक दिन कोढ़िन को प्रेमा पर बहुत दया आ गई तो उसने उसकी हत्या कर दी। जब तक उसकी हत्या नहीं हुई थी तब तक प्रेमा के साथ वो दुर्व्यवहार करती रही। अर्थात कुल मिलाकर के जिस दिन से प्रेमा ने सच बोला उस दिन से प्रेमा भी सरकारी प्रताड़ना का शिकार हो गई। जो कटरा मीर बुलाकी है, इस कटरा मीर बुलाकी में एक सड़क है और उस सड़क का नाम है पंडित शिवशंकर पांडे सड़क। ये गौरी शंकर पांडे के पिता हैं। 10,000 रुपये दे करके इन्होंने इनके बारे में एक स्टोरी लिखवाई कि ये बहुत बड़े देशभक्त थे, तो इनके नाम से सड़क बन गई। और जो वास्तविक देशभक्त थे द्वारिका प्रसाद जी, उन द्वारिका प्रसाद ये हुआ कि भाई अब उनके नाम से भी कुछ होना चाहिए, तो कटरा मीर बुलाकी से एक गली इस सड़क तक जोड़ दी गई जो कि द्वारिका प्रसाद गली कहलाई। यहीं पर एक मूर्ति का अनावरण होना, इसी गली में देश और बिल्लो का घर है, सपनों का घर, जो उसने तिनका बटोर करके इकट्ठा किया था। उस सपनों के घर में इसी गली में उसका घर है। अब क्योंकि गली चौड़ी होनी है, संजय गांधी को मूर्ति का उद्घाटन करना है, इसलिए ये सरकारी आदेश आ जाता है कि इस गली में जितने भी मकान हैं वो सारे के सारे तोड़ दिए जाएंगे और उनको संजयपुरम में एक जगह दी जाएगी। संजयपुरम जो कि एक फैला, जहाँ पर कोई मकान नहीं है, एक दूर तक फैला हुआ केवल एरिया है जहाँ धूल है, गर्द है, वहाँ गली नंबर 5 में इनका मकान अलॉट कर दिया जाता है। जब वहाँ वो जाती है तो देखती वहाँ कुछ भी नहीं है, धूल है और गर्द है। वो लौट आती है चुपचाप और अपने घर में आ करके वो बैठ जाती है। जाने क्या सोचती है, और देश जो उसके लिए साड़ियाँ लाया था वो शहनाज को दे देती है। 2 साड़ियाँ नई नई कि ये तुम्हारे दहेज की हैं। पता नहीं देश आ पाए, देश जो अपने मामा के साथ कहीं गया हुआ है इलाज कराने के लिए। और अगले दिन जब बुलडोज़र आता है तो उसी बुलडोज़र के सामने बिल्लो अपनी बेटी को लेकर के खड़ी हो जाती है। बुलडोज़र उसकी परवाह नहीं करता है या धूल में उस ड्राइवर को दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर के वो उसको उसी घर में एक तरीके से बुलडोज़र में दबा दिया जाता है और उसी घर में वो उसके एक रात पहले ही अपनी उस तस्वीर को दफन कर चुकी थी जो तस्वीर कटआउट में उसने देश ने उसके साथ खिंचाई थी कभी प्रेम के दिनों में। तो अब इस उहापोह में बिल्लो की लॉन्ड्री भी बिक जाती है, बिल्लो की गाड़ी भी बिक जाती है। ये सारी जो विपदाएं आपदाएं हैं एक साथ बिल्लो के ऊपर पड़ती हैं। देश भी पागल हो चुका है, अपाहिज हो चुका है, बिल्लो की भी लॉन्ड्री बिक चुकी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं, वही मकान था, उस पर भी बुलडोज़र चलने वाला था। अर्थात बिल्लो आकर के उस बुलडोज़र के नीचे अपने प्राणों की आहुति अपनी बच्ची के साथ दे देती है। लौट करके मामा को आने के बाद पता चलता है कि बिल्लो नहीं रही। वो गौरी शंकर पांडे जो कि दल बदलू नेता हैं, जब उन्होंने देखा कांग्रेस का समय है तो वो कांग्रेस के साथ थे। जब उन्होंने देखा कि आगे कांग्रेस का तख्ता पलट हो जाएगा तो वो आगे पार्टी के साथ हो गए, जनसंघ के साथ हो गए और उन्होंने उसके टिकट पर चुनाव लिया। आशाराम कांग्रेसी
था, उसने उसके टिकट पर चुनाव लड़ा। तो इस तरीके से क्योंकि पूरा कटरा अब कांग्रेस के इन जुल्मों का शिकार हो चुका था, अतः यहाँ तक कि आशाराम के पिता बाबूराम, जो खुद इतने बड़े कांग्रेसी थे, उन्होंने भी अपना वोट कांग्रेस को ना दे करके गौरीशंकर पांडे को दिया। दिखावे में लोग रहे, लेकिन कुल मिलाकर के गौरीशंकर पांडे की विजय हो गई, आशाराम हार गया। यहाँ पर उपन्यासकार ये दिखा रहा है कि वो चाहे इमरजेंसी का पीरियड है या वो सत्ता किसी की भी है, देश जो है वो कुल मिलाकर के देश के साथ देश की स्थिति अच्छी नहीं है, देश के साथ कोई नहीं है, देश प्रताड़ित ही है। क्योंकि जब गौरीशंकर पांडे का जुलूस निकलता है, विजय जुलूस निकलता है, तो देश उस आवाज़ों को सुन करके नाचने लगता है और उस जुलूस की गाड़ी के नीचे उसका शरीर आ जाता है, वो गिर पड़ता है नाचते नाचते, क्योंकि अपाहिज है, बैसाखी नहीं संभाल पाता है, गिर पड़ता है और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। इस मृत्यु की भी कोई चर्चा नहीं होती है। जो उपन्यासकार हैं वो यही कहना चाहते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो या परवर्ती शासन हो, जो देश है वो अबोल है और उसकी स्थिति अपाहिज जैसी है। वो भले ही कर्मठ हो, भले ही हंसमुख हो, वो भले ही अपने बल पर स्वावलंबी होकर के स्थापित होना चाहता है, पर जो आम जनता है उसकी अगर वो सरकारी महकमे के खिलाफ जाता है तो उसको अबोल कर दिया जाता है, उसको अपाहिज बना दिया जाता है, उसको अनाम मृत्यु का शिकार बना दिया जाता है। इस जो ये काला दौर रहा है इमरजेंसी का, उस इमरजेंसी के काले दौर में को उपन्यासकार ने बहुत बखूबी उकेरा है। उसके शब्द चित्र बहुत अच्छे बनाए हैं। वो लिखता भी है कि हमने ये सारे पात्र झूठे हैं, जगह झूठी है, लेकिन इस झूठ को बोलने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। कई जगह वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, जैसे लिखता है कि जागृति, क्या सन 76 में हिंदुस्तान को इससे बड़ी गाली कोई दी जा सकती थी। इसी तरीके से वो लिखता है, आवाज़ें अलग अलग हुआ करती थीं, पर बात नंबर 1 सफदरगंज करता था। मिसेस गांधी को आवाज़ें बदलने में कैसा कमाल हासिल था। और वो लिखते हैं कि इमरजेंसी का एक फ़ायदा तो यही बताया जा सकता है कि जोखन मियाँ मैला कुर्ता पैजामा पहनकर अपनी खिचड़ी दाढ़ी को खुजला कर अल्लाह रसूल का नाम लेते हुए तराजू की डंडी मारने वाले जोखन मियाँ दाढ़ी मुड़वाकर पैंट शर्ट पहनकर प्रेमा जैसी लड़कियों को पसंद करने लगे हैं। इस तरीके से वो जगह जगह पर लिखते हैं। यह अपने हिसाब से उनकी आरजुएं जमा करते थे। पत्रकार के लिए उन्होंने लिखा है कि वो जब उसमें जा रहा था कटरा BRजू में, तो अपने हिसाब से उनकी आरजुएं वो जमा कर रहा था। इस तरीके से कुल मिलाकर के, यानी इमरजेंसी काल का जो काला साम्राज्य था, जिसमें कोई भी केस नहीं है, फिर भी सरकारी महकमे ने एक केस बनाया और उस केस में जो सत्यवादी देश था, उस सत्यवादी देश को टॉर्चर करके अपाहिज के बाद में उसको मार दिया गया। उसकी एक प्रकार से हत्या हो जाती है। ये उपन्यासकार ने उस इमरजेंसी के काले दौर को इस उपन्यास में उकेरा है। इसके साथ ही उसने ये भी लिखा है कि जो भी सरकार का विरोध करता था उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता था और उसको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती थीं। यद्यपि उपन्यासकार इसको कहते हैं कि ये हम इसे जो उस समय के बिहार के नेता थे
उनको भी वो नहीं मान्यता देता है। वो जयनारायण आंदोलन को भी मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उनके हिसाब से जयनारायण जो है वो देश विरोधी कार्य कर रहे थे। और जो बिहार के जितने भी नेता हैं, मंत्री थे बेईमान, वो सारे के सारे उनसे जा मिले थे। इसलिए इस बात को कहने के लिए उपन्यासकार ने किसी भी पात्र का चयन नहीं किया है। वो कहता है कि मैं इस उपन्यास में स्वयं शामिल होना चाहता हूँ और अपने मुख से इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं जयनारायण आंदोलन को भी महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि जयनारायण आंदोलन भी देश के हित में नहीं था। तो इस पूरे दौर को उसने अपने उपन्यास में लिखा है। अगर इस उपन्यास जैसे कि हम लोग कथानक की बात करते हैं, देश काल वातावरण की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, भाषा और शैली आपको मालूम है, क्योंकि वो आंचलिक उपन्यासकार हैं, इसलिए जो देसी पात्र हैं उन्होंने देसी भाषा में ही उससे संवाद बुलवाए हैं। जो इलाहाबाद की देहाती है, उस देहाती का पुट उन्होंने अनेक पात्रों के संवादों में रखा है। साथ ही कई जगह पर उन्होंने बड़ी भद्दी भद्दी गालियों का भी प्रयोग किया है। हो सकता है कि अपने दैनिक जीवन में उस तरीके के पात्र उस तरीके की गालियों का प्रयोग करते हों, पर उपन्यास में इस तरीके की गालियों के प्रयोग से बचा भी जा सकता था। मेरा ऐसा विचार है कि कुछ बातें राइटर जैसे बढ़ा चढ़ा के कहता है, तो कुछ बातें उसे ज़ब्त भी कर लेनी चाहिए। यथार्थवाद के नाम पर गालियों का इस प्रकार से लिख देना ये उचित मुझे नहीं लगता है। फिलहाल इस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है और शब्द चित्र बनाने में वो बहुत समर्थ हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि देश जो है वो चाहे अंग्रेज़ों का युग हो, चाहे उसके बाद कांग्रेसियों का युग हो, या उसके बाद आने वाले प्रशासन का युग हो, देश को हर हालत में अगर वो सरकारी पिट्ठू नहीं बनता है तो उसे कष्ट ही भोगना है, उसे दुख ही मिलना है और उसे इसी प्रकार से अंत को प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।